राजेश्वरी नागिन की दो बेटियां थीं, सितारा और नयनतारा। वो दोनों जुड़वा बहनें थीं, जो दिखने में तो बिल्कुल एक जैसी थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सितारा बहुत ही समझदार और सभी नियम मानने वाली थी, जबकि नयनतारा उसके एकदम ऑपोजिट थी, जो कि बहुत ज्यादा चंचल और मनमौजी थी, और वो किसी नियम कानून को नहीं मानती थी। मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये माँ हमें पृथ्वीलोक पर जाने क्यों नहीं देती। मैंने सुना है पृथ्वी बहुत सुंदर है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी ने तुम्हें ऐसा कहते हुए सुन भी लिया ना, तो जानती हो ना कितना बड़ा तूफान आ जाएगा नागलोक में। अब तुम आगे से कभी पृथ्वीलोक पर जाने के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है? अब जो फूल लेने थे ले लिए, अब चले। फिर दोनों जुड़वा बहनें वापस अपने घर आ जाती हैं। लेकिन नयनतारा रात भर बस पृथ्वीलोक पर जाने का सपना ही अपनी आंखों में बुनती रहती। नहीं यार, मुझे तो पृथ्वीलोक पर जाना ही है। एक काम करती हूँ, इस वक्त तो सब सो रहे हैं, फिर क्यों ना मैं अभी पृथ्वीलोक पर घूमाऊं। नयनतारा चुपके से नागिन का रूप लेकर खिड़की से बाहर चली जाती है। फिर इंसानी रूप लेकर नयनतारा पृथ्वीलोक पर पहुंचती है। वो पृथ्वीलोक का सुंदर नजारा देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये पृथ्वी तो कितनी सुंदर है। ना जाने क्यों नाग माता हमें यहाँ आने नहीं देती। कितने सुंदर पहाड़, नदियाँ और नजारे हैं। जी तो चाहता है यही बस जाऊं, लेकिन यहाँ तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। काश मेरे नागलोक के दोस्त और मेरी बहन सितारा भी मेरे साथ होती, तो ये देख वो कितनी खुश होती। सुबह हो गई, अब जल्दी से इस नदी में नहा लेती हूँ। नयनतारा जल्दी से उस नदी में नहाने लगती है। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अब तो मैं बार बार पृथ्वीलोक पर आऊंगी। नयनतारा पृथ्वीलोक पर आकर बहुत खुश थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि पाशा नाम की एक जादूगरनी डायन उस पर नजर गड़ाए बैठी हुई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे उस नाग माता ने अपनी बेटी को धरती लोक पर भेज दिया। वो तो खुद सबको यहाँ आने से मना करती थी। खैर कोई बात नहीं, इसमें मेरा तो फायदा ही है। अब मुझे वो नागमणि हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। नागमणि मिलते ही सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में ही होगी। कुछ देर बाद वो डायन पाशा जादूगरनी से एक बुढ़िया के रूप में आ जाती है और नयनतारा के पास जाती है। अरे वाह, तुम तो कितनी खूबसूरत हो। तुम कहाँ रहती हो? आज से पहले मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। ये मेरा सर क्यों चकरा रहा है? इतना कहते ही वो बुढ़िया बेहोश हो जाती है। अरे अम्मा जी, क्या हुआ आपको? उठिए ना। पानी, हाँ पानी के छींटे मारती हूँ इन पर। कुछ देर में वो बुढ़िया होश में आती है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटी। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगी? इस जंगल के पास ही मेरा घर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नयनतारा उस बूढ़ी अम्मा के चंगुल में फंस जाती है और वो बूढ़ी अम्मा धोखे से उसे अपनी गुफा तक ले आती है, जहाँ वो उसे कैद कर लेती है। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं, अगर मैंने तुझे रिहा कर दिया तो मैं तेरा रूप लेकर नागलोक कैसे जा पाऊंगी? अब मैं नागलोक जाकर वो नागमणि हासिल करके ही रहूंगी, जो मेरे हाथ लगते ही मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाऊंगी। फिर कुछ ही देर में पाशा नयनतारा का रूप ले लेती है। उधर नागलोक में सितारा नयनतारा को ढूंढ रही थी, क्योंकि नागमाता बार बार उससे नयनतारा के बारे में पूछ रही थी। शैला तुम बताओ, आखिर ये नयनतारा कहाँ चली गई? नाग माता ने इस एक दिन में मुझसे 100 सवाल पूछ डाले हैं। अगर हमें कुछ पता होता तो हम जरूर बताते। सितारा, वो अक्सर पृथ्वीलोक पर जाने की बात कहती थी, कहीं वो... नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। वो इस नागलोक के नियम कानून नहीं तोड़ेगी। वो बातें कर ही रही थी कि तभी पाशा डायन वहाँ पर नयनतारा का रूप लेकर आ जाती है। तुम लोग बेकार ही मेरी चिंता कर रहे हो। मैं तो वही पहाड़ी के पीछे जो शिवजी का मंदिर है ना, वहाँ पूजा करने गई थी। वो थोड़ा दूर है ना, इसलिए समय का पता ही नहीं लगा। आज के बाद इस तरह से कभी गायब मत होना। तुमने तो हम सबकी जान ही निकाल दी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पाशा डायन लगातार उस नागमणि की तलाश में थी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन अब नागलोक में रहने वाले सभी नाग नागिनों को नयनतारा थोड़ी बदली बदली सी लगने लगी। वो अब किसी से अच्छे से बात नहीं करती, सबसे बदतमीजी करती। एक रोज, नयनतारा, मुझे कब से तुमसे वो मुंह से आग निकालने वाला जादू सीखना था। क्या तुम मुझे सिखाओगी? ए काली गलूटी, चल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे जलाकर नष्ट कर दूं।
शैला रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस बात को लेकर सभी नागमाता से बात करते हैं। उधर सितारा नयनतारा को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आती है, जहाँ वो नयनतारा से पाशा बनी डायन का रूप देखकर डर जाती है। पाशा उस वक्त अपनी तपस्या में लीन थी। उसका ये रूप देख सितारा डर जाती है और वो सब समझ जाती है। इसका मतलब ये मेरी बहन नहीं है। मुझे अभी नागमाता को ये बात बतानी होगी। लेकिन तभी अपनी जादुई शक्तियों से पाशा सब कुछ जान जाती है। वो सितारा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। फिर कुछ देर बाद वो सितारा को अपनी जादुई रस्सियों से बांध देती है। तभी नागमाता कुछ नाग नागिनों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। पाशा झट से अपना रूप बदल लेती है और सितारा की तरह भोली बनकर कहती है, माँ आपको पता है ये सब नयनतारा कर रही है। इसी ने छोटे छोटे सब नाग नागिनों को खाया है। और जब मैंने इससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इसने कहा कि वो उन्हें खाकर और ताकतवर होना चाहती है और अपनी शक्ति से आपकी नागमणि हासिल करना चाहती है, ताकि वो इस नागलोक पर राज कर सके। नहीं माँ, आप इस डायन का भरोसा मत कीजिए, ये झूठ कह रही है। मैं सितारा हूँ और इसने हमारी नयनतारा को कहीं कैद करके रखा है। ये एक डायन है माँ, हमारी नयनतारा नहीं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। नागलोक में रहकर यही के नाग नागिनों को खा रही हो। तुम हमारी बेटी हो, लेकिन इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो रस्सियों में जकड़ी सितारा के पेट में खंजर से वार कर देती है। माँ के हाथों बेटी का ही खून करवा दिया। ऐसे ही अब नयनतारा को भी मैं मार दूंगी, फिर इस नाग माता को भी, और फिर तो वो नागमणि सिर्फ मेरी ही होगी। आज अमावस्या है, आज रात को ही धरती लोक पर जाकर उस नयनतारा का भी काम तमाम कर दूंगी। आधी रात को पाशा डायन धरती लोक पर पहुंचती है। वो नयनतारा को मारने ही वाली होती है कि तभी नागमाता भी वहां पहुंच जाती है। नागमाता को अपने सामने देख पाशा डायन घबरा जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुझे लगा तेरे कहने पर मैं अपनी बेटी को मार दूंगी। सितारा बेटी यहाँ आओ। जैसे मैंने अपनी इस बेटी को बचाया है, ऐसे ही मैं अपनी दूसरी बेटी को भी बचा लूंगी। अरे तेरी सच्चाई तो हमें पहले ही पता चल गई थी, और जिसे मैंने मारा था वो तो मेरी बेटी की परछाई थी। मैं तो तेरा भरोसा जीतना चाहती थी, इसलिए मैंने तेरे सामने अपनी बेटी को मारने का नाटक किया, ताकि मैं तेरे जरिए अपनी बेटी का पता लगा सकूं। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? अपनी उस नागमणि की शक्तियों से हमने ये देख लिया था कि नागलोक में नाग नागिनों को कौन खा रहा है, और तेरी ये सच्चाई मैंने सभी नाग नागिनों को भी दिखा दी थी। ये सब तो बस हमने जाल बुना था तुझे पकड़ने के लिए। नयनतारा, तू ठीक तो है ना मेरी बहन? अब हम आ गए हैं ना, अब हम तुझे बचा लेंगे। मुझे माफ करना मेरी बहन। माँ, जो मैं आप लोगों को बिना बताए धरती लोक पर आ गई। बहुत हुआ तुम माँ बेटी का ड्रामा। अब तुम तीनों ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नागमाता अपनी नागमणि की शक्ति से पाशा का खेल वहीं खत्म कर देती है। नागमणि के तेज से जलकर उसकी मौत हो जाती है। फिर नागमाता और सितारा नागिन नयनतारा को छुड़वाकर वापस नागलोक चली जाती है और वहां जाकर सबको सच्चाई बताती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दो। माँ ने जो कानून और नियम बनाए थे वो सब सही है। मेरी एक भूल के कारण आज सारा नागलोक खतरे में था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। लेकिन आज के बाद सबको इस बात से सबक मिल गया होगा कि कोई भी पृथ्वी लोक पर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ की कुछ बुरी शक्तियाँ आज भी नागमणि की तलाश में रहती हैं, जिसका फायदा उठाकर वो नागलोक और पृथ्वी लोक को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं इस नागमणि को बुरे लोगों के हाथों में पड़ने से रोकना चाहती हूँ। इस तरह सभी नाग नागिन ये समझ जाते हैं कि आखिर क्यों पृथ्वी लोक पर जाने के लिए नागमाता उन्हें मना करती थी। उस दिन के बाद कोई भी पृथ्वी लोक पर नहीं जाता और वो सभी खुशी खुशी नागलोक में ही रहते हैं। हाय, हमारे नाग कुमार कितने बलशाली और सुंदर हैं। पता नहीं किस नागिन के भाग खुलेंगे जो नाग कुमार की पत्नी और आगे जाकर इस नागलोक की रानी बनेगी। हाँ, सच कह रही हो बहन, पता नहीं किसकी किस्मत में होंगे हमारे नाग कुमार। ये कहानी है नाग कुमार सर्पेश की। नागलोक में राजा नागार्जुन का राज था। उनका बेटा नाग कुमार सर्पेश अपने पिता की ही तरह बलशाली था और बहुत सुंदर भी। पूरे नागलोक की नागिनें उस पर जान लुटाने को तैयार थी, मगर सर्पेश बहुत ही संस्कारी था। नाग कुमार होने के बावजूद उसने कभी अपनी दौलत और सुंदरता का गलत फायदा नहीं उठाया। फिर एक शाम जब सर्पेश महल के बगीचे में टहल रहा था, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर नाग कन्या नजर आई। उस नाग कन्या को देखते ही सर्पेश उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया।
वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी नाग कन्या ने सर्पेश को देखकर कहा, नाग कुमार की जय हो। नमस्कार, आप कौन हैं? आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। जी, मैं आपके सेनापति सर्पराज की बेटी हूँ और मेरा नाम। बेटी कहाँ हो तुम? चलो जल्दी करो, घर चलना है। मुझे जाना होगा, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। अरे पर अपना नाम तो अवनी सर्पेश को अपना नाम नहीं बता पाई और वहाँ से चली गई। अवनी सर्पेश को पहली नजर में भा गई थी। कुछ दिनों के बाद अचानक नाग कुमार को अवनी फिर दिखाई दी। अरे अब कैसी हैं आप? उस दिन आपने अपना नाम नहीं बताया। जी नाग कुमार, मेरा नाम अवनी है और मैं आपके सेनापति। हाँ, मैं जानता हूँ, आप सेनापति सर्पराज जी की बेटी हैं। आपने बताया तो था उस दिन। सर्पेश की बात सुनते ही पावनी समझ गई कि नाग कुमार 2 दिन पहले उससे नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन अवनी से मिले थे। दरअसल नाग सेनापति सर्पराज की 2 जुड़वा बेटियां थीं, बड़ी अवनी और छोटी पावनी। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए जब नाग कुमार ने पावनी को देखा तो उसे यही लगा कि वो अवनी से मिल रहा है। लेकिन अवनी जितनी संस्कारी और सुशील थी, पावनी उतनी ही लालची और घमंडी। अवनी को नाग कुमार से प्यार हो गया था और पावनी तो बस नाग कुमार से शादी करके नागलोक की रानी बनना चाहती थी। फिर एक दिन, एक बात कहूँ अपनी, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी अपना दिल तुम पर हार बैठा था। ये मेरा सौभाग्य है नाग कुमार। मैं जल्द ही पिताजी से हमारे विवाह की बात करूंगा। जैसा आपको ठीक लगे नाग कुमार, आपकी पत्नी बनने से बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मेरे लिए। अवनी की सादगी और सुंदरता नाग कुमार को भा गई थी। सर्पेश और अवनी अक्सर मिलते थे और प्यार भरी बातें करते थे। ये बात पावनी को रास नहीं आ रही थी। वो चाहती थी कि सर्पेश की शादी उससे हो जाए, इसीलिए वो कई बार अवनी बनकर सर्पेश से मिलती थी और बेचारे सर्पेश को यही लगता था कि वो अवनी से बात कर रहा है। फिर एक दिन पावनी जब अवनी बनकर सर्पेश के साथ बाग में टहल रही थी, तभी सर्पेश ने गुलाब का फूल तोड़कर उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही पावनी ने उस फूल की डंडी को पकड़ा, उसकी उंगली में कांटा चुभ गया और खून बहने लगा। अरे ये कांटा तो बहुत बड़ा था, मुझे माफ कर दो। मैं तो अब कोई बात नहीं, 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। इस घटना के अगले दिन इस बार अवनी सर्पेश से मिलने आई। सर्पेश ने देखा कि अवनी की उंगली में अब कोई निशान नहीं था और फिर, अरे अवनी, तुम्हारा घाव इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? कैसा घाव नाग कुमार? अरे कल जब मैंने तुम्हें वो गुलाब दिया था तो तुम्हें वो कांटा चुभ गया था ना। अवनी सब कुछ समझ चुकी थी क्योंकि वो पावनी की हरकतों को जानती थी। फिर उसने थोड़ी हिम्मत बांधकर सर्पेश से कहा, मुझे आपको एक बात बतानी है नाग कुमार। वो मैं नहीं बल्कि मेरी जुड़वा बहन पावनी थी। वो बहुत लालची और बुरी है। मैंने इसलिए आपको ये बात नहीं बताई। वो जरूर मेरा रूप लेकर आपको धोखा दे रही है। अवनी की बात सुनकर सर्पेश हैरान रह गया। उसने देखा कि अवनी पावनी की बात बताकर थोड़ा शर्मिंदा थी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए सर्पेश ने हंसते हुए कहा, लो जी, ये और अच्छी बात है। घरवाली और साली दोनों एक जैसी हैं। मैं तो अनजान बनकर दोनों से ही प्यार कर लूंगा। सर्पेश की इस बात पर हंसी तो अवनी भी, लेकिन वो जानती थी कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी बहन नागरानी बनने के लिए कुछ भी कर जाएगी। वक्त गुजरा और फिर अवनी और सर्पेश की शादी का दिन भी आ गया। पूरे नाग महल में जश्न का माहौल था। धूमधाम से शादी हुई। फिर अगली सुबह सर्पेश और अवनी अपने हनीमून के लिए निकल गए। राजा ने अपने हनीमून के लिए खूबसूरत पहाड़ियों और जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का महल बनवाया था। और फिर, अरे वाह, ये लकड़ी का महल कितना सुंदर है। अपनी रानी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो फिर अब क्या? अब तो वही होगा जो नाग कुमार सर्पेश चाहेंगे। इतना कहते ही सर्पेश अवनी की तरफ बढ़ने लगा, पर अवनी ने उसे देखते ही हंसकर दौड़ लगा दी। अवनी आगे आगे भाग रही थी और हंस रही थी और पीछे पीछे सर्पेश दौड़ रहा था। तभी अचानक सर्पेश का पैर एक रस्सी से टकराया और वो एक जाल में फंस गया। वो एक फंदे में उलझकर उल्टा लटका हुआ था। उसकी यह हालत देखकर अवनी बहुत डर गई। तभी वहाँ 4-5 लुटेरे आ गए। उन लुटेरों ने सर्पेश को नीचे उतारा और उसे बहुत मारा। इसके बाद उनमें से एक ने सर्पेश के पेट में तलवार घुसा दी। ये देखकर अवनी ने फौरन अपने घोड़े की रस्सी खोली और उस पर बैठकर वहाँ से भाग गई। कुछ ही देर में वो जंगल के एक खंडहर के पास आकर रुकी और जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने अवनी की तरफ देखा जो एक खंभे से बंधी हुई थी। अवनी, ओ अवनी, कमाल हो गया। तू कुंवारी होते हुए भी विधवा हो गई रे। और मुझे देख, मैं विधवा होकर भी नागरानी बन गई।
ये क्या कह रही है तू? क्या किया तूने? अरे मुझे कुछ करने की जरूरत ही कहाँ पड़ी। मैंने तो सोचा था कि हनीमून मनाकर मैं तेरे सरपेश का काम तमाम कर दूंगी, लेकिन वो बेचारा मेरे साथ हनीमून मनाने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। पता नहीं कहाँ से 4-5 लुटेरे आए और उन्होंने तेरे सरपेश के पेट में तलवार मार दी। मर गया तेरा सरपेश बेचारा, ना तो राजा बन पाया और ना ही साली के साथ हनीमून मना पाया। इतना कहते ही पावनी जोर जोर से हंसने लगी और अवनी फूट फूट कर रोने लगी। तभी किसी के कूदने की आवाज आई। वो सरपेश था जो घोड़े से कूदा था। सरपेश के साथ वही 4 लुटेरे थे। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट पावनी को और ले जाकर बंद कर दो काल कोठरी में। नाग कुमार, आप ठीक है? हाँ, मैं तो शादी के वक्त ही समझ गया था कि ये तुम नहीं हो बल्कि पावनी है। बस मैं इसलिए चुप रहा ताकि मैं तुम्हारा पता लगा सकूं और तुम्हें सुरक्षित पा सकूं। और पावनी वो लुटेरे नहीं थे बल्कि मेरे ही सैनिक थे जिन्हें मैंने ही ये सारा ढोंग करने को कहा था। और तीसरी बात, अगर तुम्हारी जगह अवनी होती तो वो मुझे ऐसे मरता हुआ छोड़कर कभी वहाँ से नहीं चली जाती। सैनिकों, ले जाओ इसे। नाग कुमार, मैं धन्य हो गई आपको पाकर। मत रो अवनी, चलो मेरे साथ। हम आज ही विवाह करेंगे और फिर हनीमून पर भी तो जाना है, और इस बार असली वाला।